सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं गोवर्धन यादव जी द्वारा रचित कहानी अपने अपने घोंसले। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय उसके पैर अब जवाब देने लगे थे। किसी तरह वह घुटनों पर हथेली से दबाव बनाते हुए सीढ़ियां चढ़ तो जाती, वहीं सांसें भी फूलने लग जाती थीं। उतरते समय मन के किसी कोने में एक अज्ञात भय हमेशा की तरह समाया रहता कि गिर पड़ेगी। एक एक सीढ़ी पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ उतरती। सबसे पहले अपनी हथेली से रेलिंग की पकड़ मजबूत करती, फिर आहिस्ता से पैर उठाकर नीचे की पायदान पर रखती। जब तक वह पूरी तरह से इस प्रक्रिया में सफल नहीं हो जाती, पकड़ ढीली नहीं होने देती थी। हमेशा की तरह वह सीढ़ियां चढ़ तो गई, पर सांसें धौंकनी की तरह चलने लगी थी। कुछ अंधेरा भी आंखों के सामने घूमने लगा था। दीवार से पीठ टिकाए वह सांसों को नियंत्रित करने लगी थी। काफी देर बाद नॉर्मल हो पाई थी। पास पड़ी कुर्सी को उसने अपनी ओर खींचा और सिर को कुर्सी से टिकाते हुए आसमान की ओर ताकने लगी थी। आसमान एकदम साफ था। सूरज एक और खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरें अब भी पूरे नीलाकाश की अपरिमित सीमा को नाप रही थी। दूर कहीं से भटकता हुआ एक बादल का टुकड़ा हवा में तैरता दिखा। धीरे धीरे वह नजदीक आता चला गया। अब उसने सूरज को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया था। काफी देर तक सूरज बादल के साथ आंख में चौली खेलता रहा। कभी लगता सूरज तेज गति से भाग रहा है, तो कभी बादल। आंख मिचौली का यह खेल भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और अब वह सूरज से हटते हुए दूर निकल गया था। काफी देर तक आसमां अलसाया सा पसरा पड़ा रहा। तभी कहीं दूर से पखेरुओं का एक झुंड हवा को चीरता हुआ आता दिखलाई पड़ा। जब वह काफी दूर था तो लगता था कि आसमां पर भुनगे भिन भिन आ रहे हैं। क्रमशः वह झुंड नजदीक आता चला गया और डैनों को फड़फड़ाते हुए वह ठीक उसके सिर पर से गुजरते हुए दूर निकल गया था। उसकी नजरें अब भी आसमान से चिपकी हुई थीं। तभी चिड़ियों का एक दल चिंचियाता हुआ बाउंड्री वॉल पर आकर बैठ गया। वह वहां से उड़ता तो दूसरी तरफ आकर बैठ जाता था। चिड़ियों की चैंचें भी उसका ध्यान भंग नहीं कर पा रही थी। तभी कुछ चिड़े चिड़िया उसके नजदीक आकर अटखेलियां करने लगे। सहसा उसे ध्यान आया कि वह तो चिड़ियों के लिए मुट्ठी भर दाने ले आई थी। मुट्ठियां खोलकर दानों को फर्श पर बिखेर दिया। कुछ दाने उसकी हथेली से चिपके पड़े थे। शायद हथेली पसीने से गीली हो आई थी। दोनों हाथों को आपस में मलते हुए उसने चिपके हुए दानों को झाड़कर साफ किया। चिड़ियों की टोली अब दाना चुगने में तल्लीन हो गई थी। यह उसका प्रतिदिन का नियम ही था कि जब वह छत पर आती, पखेरुओं के लिए दाना अवश्य लेकर आती है, या फिर बची हुई रोटी ही, जिसे वह हथेली से चूरा करके बिखेर दिया करती थी। दाना चुगते समय वे आपस में चिचियाने सी लगती थीं, शायद कृतज्ञता जतला रही हो। उसका मन अब अवसाद से भरने लगा था। सोचने लगी कि मूक पखेरु भी अपनापन बतलाने लगते हैं, पर आदमी आदमी कहीं भी तो ऐसा नहीं करता, बल्कि समय आने पर वह दंश करने से अथवा चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकता। उसे अपने बेटों की याद हो आई थी। कितना क्या कुछ नहीं किया उसने अपने बेटों के लिए। चार चार औलाद होने के बाद भी आज वह नितांत अकेली जीवन काट रही है। वह और कुछ सोचे तभी उसके कान से ढोलक की थापों की आवाज और मंजीरों की धमक के मिश्रित स्वर आकर टकराने लगे थे। उसे सहसा ध्यान आया कि राम दुलारी सुबह ही आई थी और उसने अपने नाती के जन्म दिवस के अवसर पर आने का निमंत्रण भी दिया था, और साथ ही यह भी कह गई थी कि आज बरसों बाद ऐसा सुनहरा अवसर आया है जब हम और तुम मिलकर बैठेंगे, गाएंगे, बजाएंगे। बात ध्यान में आते ही वह अपने आप को धिक्कारने लगी थी और मन ही मन कहने लगी थी कि आज उसे छत पर चढ़ना ही नहीं चाहिए था। जितनी शक्ति उसने आज छत पर चढ़ने पर खर्च की है,
शायद उतनी ही ताकत से चलकर वे राम दुलारी के यहाँ तक जा सकती थी। फिर नए सिरे से सोचती कि उसने छत पर आकर गुनाह ही क्या किया है। अगर वह छत पर नहीं आई होगी तो ढेर सारी चिड़ियां आज फांके मारती। फिर पल पल बदलते हुए दृश्य को देखकर वह अपने गम तो भूल ही जाती है। रही बात राम दुलारी की, तो वहां तो रोज रोज गम्मत होती है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि उनके संदर्भ में ढेरों सारी किताबें छाननी पड़ती हैं, कई पन्ने पलटने होते हैं। पर मन एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पुरानी किताबों के पन्ने पलटने नहीं पड़ते, बस जरा सा ध्यान लगाया कि एक एक पल जीवन तो उठते हैं। ढोल धमाके की आवाज सुनकर उसे अपने बीते दिन की याद आने लगी थी। एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने साकार हो गया था। उसका घर मोहल्ले की औरतों से अटा पड़ा था। ढोलक ढमकाई जा रही थी, मंजीरे पीटे जा रहे थे, औरतें घेरा बनाए बैठी झूम झूम कर गा बजा रही थी। इस दिन उसकी बहू का सतवासा किया जाना था। गर्भ धारण किए हुए 7 माह हो गए थे उसे। इस दिन को शुभ मानकर घर में उत्सव मनाया जाता है। सास ने पूरे मोहल्ले को न्योत दिया था। माँ बाबूजी भी आए थे। आज के दिन मंगल गीतों के चलते ही उसे नए कपड़ों में खूब सजाया संवारा गया था। फिर ननद हाथ पकड़कर उसे वहां ले आई थी जहां घर में गाना बजाना चल रहा था। उसे एक पीढ़े पर बैठा दिया गया था। सामने एक मंगल दीप सुलगा दिया गया था। कुछ छोटे मोटे नेक दस्तूर के बाद उसकी औली भरी जाने लगी थी। बड़ी बूढ़ी आशीषें देती। फलों फूलों दूधों नहाओं के ढेर सारे आशीषों की बौछार होने लगी थी। बारी बारी से वह सभी के चरण स्पर्श भी करती जाती थी। पूरा दिन उत्सव मनाने में बिताकर तब से कुछ ज्यादा ही अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगी थी। वह बच्चे होने की कल्पना मात्र से वह उस दिन रोमांचित हो उठी थी जब उसे बतलाया गया कि वह मां बनने वाली है। शायद इस बात की विधिवत घोषणा भी की जा चुकी थी। हालांकि वह स्वयं भी जानती थी कि वह पेट से है और यह होना भी निश्चित था क्योंकि माहवारी जो नहीं आई थी। तब से वह सुबह शाम हर पल अपने होने वाले बच्चे के बारे में ही सोचती रहा करती। ऐसा होगा, वैसा होगा, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, गोरा गोरा रंग होगा, आदि आदि। उसका अपना कल्पना संसार और उसे निराला ही था। वह दिन भी शीघ्र ही आ उपस्थित हुआ जब उसने एक नन्हे शिशु को जन्म दिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए उसने मन में गांठ बांध ली थी कि उसका नाम वह राजीव ही रखेगी, भले ही उसका नाम किसी अन्य अक्षर से निकले। राजीव अपनी हरकतें तेज करे इसके पूर्व ही उसे दूसरे गर्भ की चिंता सताने लगी थी। 1 साल के अंतराल में उसने 4 शिशुओं को जन्म दिया था। नाम भी सभी के प्यारे मनभावन ही थे। पहला राजीव, दूसरा नीरज, तीसरा सूरज और चौथा सुंदर। बड़ी बूढ़ी अक्सर कहती, कुसुम, तेरा नाम कुसुम नाहक ही रखा है। तेरा नाम तो कौशल्या होना चाहिए था, कौशल्या। और वह फूल ही न समाती। घर का कोना कोना खुशियों से भरा पड़ा था। कब दिन ढलता और कब रात बीत जाती पता ही नहीं चल पाता था। खुशियों से आंगन महकता दमकता ज्यादा दिन नहीं रह पाया। एक ऐसी घनी अंधेरी रात भी आई जिसमें उसे सारे चमकते तारे दिन सदा सदा के लिए लोप हो गए। उसके बाद वह सूरज उगा ही नहीं जो उसकी अंधेरी रातों को उजास से भर दे। केवल एक ही आशा अथवा अंतिम किरण मन में शेष थी कि किसी तरह चारों की परवरिश ढंग से हो जाए, उन्हें एक ऐसा मुकाम मिल जाए जहां पलट कर फिर कभी कुछ और काले की जगह ना बना सके। सर ढकने को खपरेल वाली छत और 10-12 एकड़ जमीन पास थी जो पेट के गड्ढे को पूरी तरह भर सकने में असमर्थ थी। मुख्य कारण तो यह था कि उसने जीवन के जीवित रहते हुए कभी ऊसर भूमि पर पैर ही नहीं रखा था। चाहती तो वह भी थी कि प्रच्छाया बनकर खेतों में काम करती रहे, पर वह उसे गवारा नहीं था। नहीं जान पाई थी वह कि कब क्या बोना है, उगाना है, कब नींदना बिखेरना है। बटाईदार ने जो काट कर ले आया सो ले आया। वह कितना माल मार रहा है, कितना जानवरों को खिला रहा है, उसकी वह जाने। पर वह इतना ही जान पाई कि इतनी बड़ी जमीन पर उन 5 का पेट नहीं भर पाएगा।
काफी समय तक तो उसने कपड़ा सिलकर तो कभी स्वेटरें बनाकर घर की गाड़ी खींची थी, पर लगता था कि अब वह भी ज्यादा दिन तक खींच नहीं पाएगी। पत्थर हो चुके दिल पर एक बड़ी सी चट्टान और रखते हुए उसने खेत बेच दिया। लोग बाग कहते पगला गई है, जो बनी बनाई संपत्ति थी उसे गंडे में बेचने में जुटी है। कोई कहता और दिन सब्र रखो, ज्यादा में बिकेगी। पर उस पर क्या बीत रही थी, यह वह स्वयं ही जानती थी। ज्यादा भरोसे और दिलासा के बोलों से वह तंग आ गई थी। अपने गिरधर की मूरत के सामने बैठकर वह बार बार रोई थी और अच्छे दिन फेर लाने के लिए गुहार लगाती रही थी। अब उस पर भरोसा जतलाते हुए खेत नाप दिया था। जब तक जीना है तब तक सीना है, जो भी करना है खुद के दम पर करना है। निर्णय गलत सलत हों पर निर्णय खुद के हों। वह जान चुकी थी कि वह जो भी करने जा रही है उसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार भी होगी। जब आदमी करो या मरो का निर्णय ले चुका होता है तभी सफलता हाथ लगती है। शायद यह मंत्र वह जान चुकी थी। पुराना मकान ढहाया जाने लगा था और उसकी जगह सीमेंट कंक्रीट की ठोस आकृति जगह लेने लगी थी। दूसरी मंजिल पर उसने अपना आवास बना लिया था और शेष मकान किराए पर उठा दिया था। मन ही मन में गुणा भाग लगाकर उसने यह ज्ञात कर लिया था कि आमदनी पहले से कहीं ज्यादा होने लगी थी। खेत को जब वह ठेके पर देती थी तो बमुश्किल 2000 की रकम इकट्ठी हुआ करती थी, जबकि इससे कहीं ऊपर वह मासिक किराया ले रही है। वह अब पूरे जतन के साथ अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और उन्नति के सोपान चढ़ाने के पुनीत कार्य में जुट गई थी। समय अपने डैने फैलाए द्रुत गति से उड़ता चला जा रहा था। बड़े ने आईएएस करके विदेश में अपनी जगह पा ली थी, दूसरा कलेक्टर होकर और तीसरा सांख्यिकी अधिकारी और चौथा तहसीलदार होकर अन्यत्र चले गए थे। शेष बची रही वह अकेली खटने के लिए। ऐसा नहीं था कि वह बच्चों के पास रहने नहीं गई तो थी, पर कटु अनुभव लेकर लौटी थी और उसने प्रण कर लिया था कि वह कभी भी किसी के भी पास जाकर नहीं रहेगी। पुरानी यादें ताजा होते ही मन विषाद से घिरने लगा था। दुख का घनत्व कुछ ज्यादा ही होता है, तभी तो सारे समय अंदर गहरे तक पसरा पड़ा रहता है। दुख काफी हल्का इत्र की तरह होता है, जो जल्दी ही हवा के संग उड़ भी जाता है। दुख के दरिया में पूरी तरह डूबने से तो अच्छा होगा कि पड़ोस में होने जा रहे कार्यक्रम में शामिल होकर वह सब कुछ भूल जाने की कोशिश करे। वह यह भी अच्छी तरह जानने लगी थी कि दुख का एक ऐसा कीड़ा होता है जो तन को धीरे धीरे ही सही पूरी तरह से कुरेद कुरेद कर खोखला कर देता है। दुख के कीड़े को मारने का केवल एक ही तरीका है कि वह उसे भूल जाए। पर क्या भुला पाना भी इतना आसान होता है? उसने मन ही मन अपने आप से कहा था। ढोल धमाके की स्वर लहरी कानों से आकर फिर टकराने लगी थी। कुछ सामान्य होते हुए उसने देखा कि सूरज पहाड़ों के पीछे उतर जाने के लिए व्यग्र हो रहा है और अपनी किरणों का जाल लपेटने की तैयारी में जुटा हुआ है। सामने पीपल के पेड़ पर पखेरु इकट्ठे होकर शोर मचा रहे हैं और पूरा आसमान सिंदूरी रंग में नहा उठा है। वह उठ बैठी और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी थी। जब वह वहां से लौटी तो एकदम तरोताजा थी। अब वह अपने कमरे में बढ़ने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। हथेली से घुटनों को दबाते हुए वह सीढ़ियां चढ़ रही थी। दर्द की टीस ने उसे अंदर तक लहूलुहान कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा कि अब वह दूसरी मंजिल पर ना रहकर नीचे किसी कमरे में आकर टिक जाएगी। संभव हो तो किसी किराएदार को कमरा खाली करने को भी कह देगी। ताला खोलकर अंदर प्रवेश करते हुए उसने स्विच ऑन कर दिया। पूरा कमरा अब दूधिया रंग से दमकने लगा था। पलंग पर बैठकर सुस्ताते हुए वह अपने आप से कह उठी, एक अकेली जान के लिए क्या खाना क्या पकाना। उसने निर्णय ले लिया था कि अब वह चूल्हे चौके में घुसकर समय नष्ट करने की बजाय बैठकर रामायण बांचेगी और एक गिलास दूध पीकर सो रहेगी। पूजा घर से वह रामायण उठा लाई और चश्मे के कांच को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कान पर चढ़ाकर रामायण बांचने लगी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के चरित्र बांचते बांचते
उसे अपने चारों बेटों की याद ताजा हो आई। मन फिर विषाद से घिरने लगा था। यादों की हिमशिलाएं दुख की ऊष्मा पाकर पिघलने सी लगी थी। अंदर एक बवंडर सा उठ खड़ा होने लगा था। अब तो ऐसा भी लगने लगा था कि यह तूफान सब कुछ नेस्तनाबूद कर देगा। उसकी एक एक परत दर परत उखाड़ फेंकेगा। उसे ऐसा महसूस सा होने लगा था कि अंदर अब कुछ दरकने लगा है और उसकी किरचियां मांसपेशियों को छेदने लगी हैं। वह अब एक नए सिरे से सोचने लगी थी कि क्या कुछ नहीं किया उसने अपने बच्चों के लिए। अपने जीवन का अर्क निचोड़ निचोड़ कर पिलाया था सभी को। उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे और समाज में सम्मान से जीने का मार्ग दिखाया था। सब कुछ व्यर्थ हो गया। नेक काम करते करते उसकी हथेलियों की रेखाएं तक घिस चुकी थी, शायद अब काली भी पड़ने लगी थी। उसने अपनी हथेलियों को फैला कर देखा। सचमुच काली दिखने लगी थी। न चाहते हुए भी उसे वे क्षण याद हो आए जब वह बनी ठनी अपने बड़े बेटे के पास विदेश गई थी। उसकी शान शौकत देखकर वह फूली नहीं समा पा रही थी। लगता था कि उसकी बगिया में असंख्य फूल खिले हैं। असलियत जब सामने आई तो लगा कि फूल तो फूल ही थे, पर उनमें खुशबू थी ही नहीं। विदेशी बहू फूली फूली सी दिखती, बोलती तो लगता था कि बादल फट रहे हों। गिटर पिटर पता नहीं क्या क्या। उसका परिचय अपनी सहेलियों से बतलाते हुए उसने सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल किया था। तब तो वह नहीं जान पाई थी कि आखिर सर्वेंट है किस बला का नाम। वह तो उसे सुनकर भी खुश हो रही थी कि वह मेरे शान में कसीदा पढ़ रही होगी। दोनों के रूखे व्यवहार को देखकर वह वापस लौट पड़ी थी और यहाँ पहुंचकर किसी से पूछा था कि सर्वेंट का क्या अर्थ होता है। अर्थ जानकर लगा था कि धरती फट जाती और वह उसमें समा जाती। पर क्या धरती ऐसे ही रोज रोज फटती है? उसने मन में गांठ बांध ली थी, दोबारा वह उस धरती पर कदम भी नहीं रखेगी जहां सब कुछ कदम कदम पर छद्म भरा हुआ है। उसे हर उस चीज से नफरत सी हो गई थी जिसे उसका संस्कारी लड़का अपने शरीर से चिपकाए पड़ा है। उसे तो वह घटना भी याद हो आई जब वह वापस लौटी थी तो लोगों ने वहां के हालचाल जानने चाहे थे। वहां के ग्लैमर के बारे में सुनना चाहते थे वो। पर उसने चुप्पी साध ली कि पता नहीं क्या गिटर पिटर करते हैं वहां के लोग, जो समझ से बाहर के थे। खान पान में मांस और शराब का ज्यादा सेवन करते हैं। वहां की औरतें सरेआम अपनी छातियां दिखाती घूमती हैं। कहाँ हम और कहाँ वहां की अधकचरी संस्कृति। ना मुझसे रहा गया ना देखा गया, बस चली आई वापस। इसके बाद से ना तो लोगों ने कुछ पूछा और ना ही उसने कुछ बतलाया ही। क्या वह यह बतलाती कि वह वहां नौकरों की हैसियत से रह रही थी? क्या वह यह बतलाती कि उसके लड़के को बात करने की फुर्सत तक नहीं मिलती? क्या वह यह बतलाती कि उसने जितने भी संस्कार घुट्टी में मिलाकर चटाए थे सब बेअसर हो गए? दूसरे और तीसरे बेटे के यहाँ भी माहौल कुछ ऐसा ही था, पर कुछ भिन्न किस्म का था। बहू बेटे सब मिलते तो तबीयत से थे, पर उनमें बासीपन था, लगभग बनावटी अथवा दिखावा ही था। दरअसल समय की बड़ी कमी थी उनके पास। न बेटे के पास समय न बहू के पास। हाय हेलो कहकर घर से निकलते थे तो फिर कब घर लौटते थे वह नहीं जानती। उनके नौकरों चाकरों के बीच बैठती तो उनकी प्रेस्टीज खराब होती। न वहां कोई बोलने बतियाने वाला था, न आत्मीयता दिखलाने वाले जन। सुबह से शाम तक नियम कायदे कानून यस सर नो सर वालों की भीड़। लौट पड़ी आखिर वह वहां से भी उदासी ओढ़कर। चौथे के यहाँ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। माना कि उसने अब तक तीनों की तरह अंतरजातीय विवाह नहीं किया था, परंतु उसकी यह धारणा ज्यादा पुष्ट हो आई थी कि जब चारों को ही उसने संस्कारित किया था तो तीन उसमें से खरे नहीं उतरे तो चौथा भी लगभग उन तीन जैसा ही होगा। काफी रात बीत चुकी थी। नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। अंदर तोड़ फोड़ कोहराम मचा हुआ था। जी में तो यहाँ तक भी आया कि रो लूं। अंदर आंसुओं की बाढ़ आ रही थी और वह नहीं चाहती थी कि पलकों के तटबंध उसमें डूब जाएं। बहुत रो चुकी वह, जब उसका सूरज सदा सदा के लिए उसे तन्हा अकेला छोड़ गया था। बस रोई थी उसी की याद में और जितने आंसू बहा सकती थी वह बहा चुकी। अब ना तो आंसुओं का कोई मोल रह गया है,
ना ही महत्व। और फिर उनके लिए क्या आंसू बहाना जो अपने ना हो सके। आंसुओं के उमड़ते घुमड़ते सैलाब को वह अपने आतप्त हृदय में समाती चली जा रही थी। अपने अतीत की गहरी अंधी खाई में उतरकर वह नुकीली चट्टानों से टकराती अपने आप को लहूलुहान करती रही थी। कितनी देर तक वह इसमें भटकती रही थी वह स्वयं भी नहीं जान पाई थी, और कब नींद के आगोश में समा गई थी वह नहीं जानती। जब दूसरे दिन सोकर उठी तो सूरज सिर पर चढ़ाया था। उसने आईने के सामने जाकर खड़े होकर देखा। आंखें सूज आई थी, चेहरा निस्तेज सा था। वह बाथरूम में जा पहुंची, मल मल कर शरीर धोया, तब जाकर लगा कि सारा शारीरिक कलुष धुल धुल कर बह गया है, पर मन का कलुष तो अब भी चिपका पड़ा है। खाना खाकर वह छत पर चढ़ने लगी थी। पैर अब भी जवाब दे रहे थे। ऊपर छत पर बैठना उसकी मजबूरी थी, शायद नहीं भी, क्योंकि वहां बैठने से जो उसे पुरजोर सुकून मिलता है वह वहां बंद कमरे में बैठने से नहीं मिलता। छत पर उसकी अपनी चिड़ियों की टोली है, असीम खुला आकाश है, बेदाग और शांत हल्का फीकापन, नीलापन लिए हुए, जो देखने में सुकून भी देता है, उड़ने में सुख देता है। हल्की और तेज चलने वाली हवा जो शरीर से लिपट कर ठंडक तो देती है। बाहर पीपल का बूढ़ा पेड़ भी है, वैसा ही बूढ़ा जैसे कि वह स्वयं है। बात बात में वह ताली बजाता रहता है, हंसता रहता है, डोलता रहता है। उसकी शाखों पर अब भी पक्षी वास करते चहचहाते हैं। उसके अपने संगी साथी हैं, उन्हीं के शब्दों को ओढ़ता, उन्हीं की भाषा में तोतलाकर बातें करता हुआ। बूढ़ा पीपल अब भी जीने की राह दिखाता है। हंसकर कहता है, जड़ हूं फिर भी जिंदा हूं, तू चल फिर सकती है फिर भी अंदर से जड़ हो गई है। बार बार चेताता, बार बार हंसता और हंसाता। छत पर चढ़ते समय उसके हाथों में सोमी अली की एक किताब थी। वह एक पक्षी विशेषज्ञ था। बहुत बारीक अध्ययन किया था उसने पखेरुओं का। धूप में कुर्सी पर बैठते हुए वह सोमी अली को पढ़ रही थी। सोमी अली की एक बात उसके मन को छू गई। लिखा था, पक्षी जब अपना जोड़ा बनाता है तो अंडे देने के लिए दोनों नर मादा तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाते हैं। घोंसला बन जाने के बाद मादा उसमें अंडे देती है, घंटों बैठकर अंडों को सेती है, फिर अंडों के फूटते ही बच्चे बाहर निकल आते हैं। दोनों मिलकर बच्चों को दाना चुगा देते हैं। बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते वे घोंसले का उपयोग करते रहते हैं। जब बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो घोंसले की उपयोगिता नहीं रह जाती। जब वे जवान होते हैं तो अपना जोड़ा स्वयं बनाते हैं और अंडे देने के लिए फिर से एक नया घोंसला। पुराना घोंसला अपने आप ही बिखर जाता है। इस तरह हर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, उनका उपयोग करते हैं और फिर हवा उन्हें तिनकों में बिखेर देती है। उसे ऐसा लगने लगा था कि मन की बंद खिड़कियां चरमराकर खुलने लगी हैं और ढेर सारा प्रकाश अंदर उतरने लगा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।